मैं हूँ रेखा। दूरदर्शन बिहार देख रहे हैं आप और कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। नई सुबह की शुरुआत और इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का साथ, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती है हमारे कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने के लिए, हमारी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सुबह आपको हम एक ऐसे मेहमान से रूबरू करवाते हैं, एक ऐसे अतिथि से आपका परिचय करवाते हैं जिनसे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और साथ ही ये भी आप जान पाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेकर जाएं। आज के जो विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनके विषय में चंद पंक्तियां मैं ज़रूर कहूँगी। ऐसा कहा गया है कि कहाँ से उठाऊं समंदर का पानी, परत दर परत एक किस्सा बयां है। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे आज के विशेष मेहमान। आप जब उनसे मिलेंगे, उनके विषय में जानेंगे, उनके द्वारा कई ऐसे टिप्स आप समझ पाएंगे तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि रेखा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में बिल्कुल ही सही कहा था। उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं आज का विचार। तो आइए देखते हैं और जानते हैं क्या है आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब वो पल है, वो क्षण है कि आपको अपने विशेष मेहमान से रूबरू करवाएं। सबसे पहले परिचय करवाती हूँ। आप हैं हमारे बीच प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद। कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके विषय में अपने दर्शकों को बताऊं कि आपने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय नोएडा में 14 वर्षों तक आपने अध्यापन का कार्य किया है। वहाँ के बच्चों को आपने पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़ी हुई विषयों पर आपने पढ़ाया है। और साथ ही आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में मीडिया अध्ययन विभाग के अध्यक्ष और अधिष्ठाता यानी कि डीन हैं। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो आप वर्तमान में सदस्य हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के। जी हाँ, बीपीएससी में आप सदस्य के पद पर आसीन हैं। एक चयन प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और मैंने शुरू में कहा था भगत जी, एक शेर मैंने अर्ज किया था कि कहाँ से उठाऊं समंदर का पानी, परत दर परत एक किस्सा बयां है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे दर्शक जान पाएंगे और आपके माध्यम से कुछ सीख भी पाएंगे, कुछ समझ भी पाएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले ये जानने की इच्छा हो रही है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में जो भी आते हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको उनके बचपने से रूबरू करवाएं। किस तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, किस तरीके से आपका बचपन बीता, किस तरीके से आपने अपने ऊपर संघर्ष किया ताकि आज आप इस मकाम पर हैं। याद करना चाहेंगे उन दिनों को? जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। सहरसा जिला का एक गांव है कासनगर, वहीं हाई स्कूल तक की शिक्षा हुई। छठी कक्षा में पढ़ते हुए मुझे ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति मिली थी। मैं compete कर जिला स्कूल में नामांकित हुआ था, सहरसा के जिला स्कूल में। और फिर लगभग 1.5-2 वर्षों के बाद होम सिकनेस के कारण पुनः अपने गांव आ गया था और वहीं से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई। जब मैं पटना आया और यहाँ पढ़ाई करने लगा तो आईएससी की परीक्षा देते हुए ही मेरे पिताजी लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। और उसके बाद जो संघर्ष का दौर चला है वो बहुत लंबा संघर्ष है। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की। लगभग 10 वर्षों तक पत्रकारिता की और फिर अध्यापन का कार्य किया और वह भी लगभग 14 वर्षों तक वहीं उसी विश्वविद्यालय में जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा था
उसे विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और उसके बाद लेखन और चिंतन मनन ये लगातार चलता रहा है। जी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरी प्रारंभ से रही है। यद्यपि आज गांव नहीं जा पाता हूँ, वर्षों वर्ष बाद गांव जाता हूँ। 5-6 वर्षों में कभी एक बार जाना होता है, लेकिन मेरे मन प्राणों में आज भी गांव ही बसता है। गांव की ही संवेदनाओं में जीना पसंद करता हूँ और गांव मुझे अच्छे लगते हैं। समय निकालकर मन में इच्छा होती है कि गांव जाऊं और गांव जाकर मैं बड़ा आनंदित होता हूं और वहाँ का वातावरण, बचपन की वो सारी बातें तो मुझे आज भी याद आती रहती हैं। जी, ये बहुत सुकून देने वाला पल होता है जब आप अपने बचपनों को याद करते हैं, खासकर जो गाँव के जो पल होते हैं। मुझे दिनकर जी की कुछ लाइनें यहाँ याद आती हैं। गाँव बचाओ बट पीपल की छाँव तले, गुजरे बचपन की याद बचाओ, गाँव बचाओ। जब आप बाहर जाते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं और उसी ग्रामीण परिवेश में जब आप कुछ करने के लिए आते हैं, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। पत्रकारिता विषय पर मैं चाहूँगी कि हमारी जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो यहाँ पर। जी। प्रोफेसर साहब, चूँकि पत्रकारिता को हम ऐसा कहते हैं कि हमारे काल धर्म की तीसरी आँख जो है वो पत्रकारिता है। हमारे लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है, चौथा खंबा है, वो है पत्रकारिता। कहीं ना कहीं अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा भटकाव दिखता है, तो मैं चाहूँगी कि पत्रकारिता क्या है, क्यों करें पत्रकारिता, क्यों बने पत्रकार और क्यों जुड़े जर्नलिज्म फील्ड से, इस पर आपकी राय। पत्रकारिता को और साहित्य को, दोनों को ही समाज जीवन का दर्पण माना गया है। जी। समाज जीवन की जो धड़कन है वह पत्रकारिता के माध्यम से उजागर होती है और यही समय का जो सत्य है जब अक्षरित होता है, रेखांकित होता है, तो वो पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण काल से लेकर और अब तक मानव ने जितनी भी उपलब्धियां अर्जित की है, समर्जित की है, उसमें पत्रकारिता का विशेष महत्व है। पत्रकारिता सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति का नाम है। पत्रकारिता के माध्यम से आप समाज जीवन को जानते हैं, समझते हैं और इसलिए अगर हम ऐसा कहें कि पत्रकारिता के बिना समाज जीवन की कल्पना और कामना नहीं की जा सकती है, तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। समाज जीवन में जो कुछ भी घटित होता है जी। वो हम पत्रकारिता में देखते हैं। इसलिए पत्रकारिता प्रकारांतर से इतिहास लेखन भी है। पत्रकारिता को जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य भी कहते हैं। यह बात और है कि पत्रकारिता में जो नकारात्मकता हावी हो जाती है वो समाज जीवन का समग्र चित्र उपस्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन सच पूछिए तो पत्रकारिता के माध्यम से समय का जो सत्य है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। समाज में घटने वाली हर घटना की प्रकृति, प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का जो रहस्योद्घाटन है वह वास्तव में पत्रकारिता के ही माध्यम से होता है। और इसलिए पत्रकारिता की जो गरिमा है, पत्रकारिता का जो गुरुत्व है, पत्रकारिता का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं और जितने भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने गरिमा को बनाएं, आपके जो कर्तव्य है, पत्रकारिता का जो मूल कर्तव्य है, पत्रकारों का जो मूल धर्म है, उसे बताएं। हम बहुजन हिताय की बात करते हैं, बहुजन सुखाय की बातें करते हैं, तो उन उद्देश्यों को लेकर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते चले जाएं। पत्रकारिता की भारत में जो शुरुआत हुई थी जी जी,
वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर ही हुई थी, जिसको सोशल कंसर्न कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के काले कारनामे को उजागर करने के लिए पत्रकारिता शुरू हुई थी भारत में। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की, एक अंग्रेज ने ही भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। लेकिन उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काले कारनामे हैं उसी को उजागर करने के लिए, इसलिए पत्रकारिता में तो जो सामाजिक सरोकार है, लोकहित है, लोक रुचि है, और जिसकी बात आपने अभी की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसकी बात पत्रकारिता के माध्यम से, और भारत की जो पहली पत्रकारिता है, जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने जो पत्रकारिता की थी, जिसको हिक्की गज़ट के नाम से जानते हैं, बंगाल गज़ट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, इसमें आम लोगों की आवाज़ भी पत्रकारिता के माध्यम से उजागर हो, इसकी भी चिंता वहाँ की गई थी। जो संपादक के नाम पत्र है, लेटर टू एडिटर, पहला लेटर टू एडिटर पहले समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। जी। यानी आम लोगों की आवाज़, पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ पत्रकारिता के माध्यम से बुलंद हो, इसकी कल्पना और कामना तब की गई थी। और आज भी पत्रकारिता के माध्यम से जब व्यक्ति का कहीं कुछ नहीं हो पाता है, सिस्टम से हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब शायद कोई उसकी एक खबर से उसका कल्याण हो जाता है, उसकी आवाज़ सत्ता और सरकार तक पहुंचती है, और इस मायने में पत्रकारिता की सार्थकता है। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, और उन तमाम विषयों को बताया, उन तमाम चीज़ों को आपने बताया जो मुझे लगता है कई ऐसे आज के यूथ हैं या कई ऐसे लोग हैं जो इसे जानते भी नहीं होंगे। यदि हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करें, पत्रकारिता की स्वच्छंदता की बात करें और आज की युवा पीढ़ी की बात करें, तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप अपनी राय दें। अभिव्यक्ति मानव का नैसर्गिक स्वभाव है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्रीड़ा करता है और क्रंदन करता है। जन्म लेते ही वो रोता है बच्चा। थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्रंदन करता है, खेलता है। तो ये क्रीड़ा और क्रंदन, ये दोनों अधिकार मां भी नहीं छीन सकती है। इसलिए पत्रकारिता जो है, जिसको हम आज वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, उसकी अवधारणा वहीं से शुरू हुई है। कोई सत्ता अथवा सरकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकता है। स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष को अगर देखें तो लगभग 1 दर्जन कानून लाए गए, जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। जनरल ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस अधिनियम, नया प्रेस अधिनियम, लगभग 1 दर्जन कानून लाए गए, जिसके माध्यम से भारतीय पत्रकारों की आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। किंतु इसके बावजूद भारत के पत्रकार न रुके, न थके, न अटके, न भटके, निरंतर स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष को भारत के पत्रकारों ने रेखांकित किया है। आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता के उस संदर्भ को भी स्मरण करने की आवश्यकता महसूस होती है। स्वाधीनता संग्राम के बाद, यानी 1947 के बाद की अगर पत्रकारिता को देखते हैं तो भारतीय संविधान में 19(1)(a) 19(1) क उसके अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये अधिकार जो है, जो दूसरा प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो स्वच्छंदता का प्रश्न जुड़ा हुआ था। जी।
तो ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको युक्ति युक्त निर्बंधन कहते हैं। और ये जो युक्ति युक्त निर्बंधन है वो संविधान के 19(2) में है, अनुच्छेद 19(2) में। देश जब स्वतंत्र हुआ और इस पर विचार किया गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए जी। लेकिन वह इतनी आज़ादी नहीं हो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। आपके किसी लिखने से किसी देश के साथ जो हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है वह विच्छेद हो रहा हो, किसी की मानहानि हो रही हो, अपराध बढ़ रहा हो, ऐसी परिस्थिति में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और यही 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वही उस स्वतंत्रता को कम करता है। यानी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए निश्चित तौर से जी। लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यानी वहीं तक आज़ादी है जहां तक देश की एकता और अखंडता सुरक्षित है, वहीं तक है जहां किसी की मानहानि नहीं हो रही है, वहीं तक है जिससे कि किसी राष्ट्र के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब ना हो रहे हों। तो ये पत्रकारिता में ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है और भारतीय संविधान ने इन दोनों का प्रावधान किया हुआ है। जी, करना है, बस याद रखें बदलाव करना है। और इस बदलाव की दिशा ने कहीं ना कहीं आज की जो युवा पत्रकारिता है, आधुनिक पत्रकारिता है, उसको भी थोड़ा बदल दिया है। तो मैं चाहूँगी कि वर्तमान पत्रकारिता जो है इस पर आप थोड़ी चर्चा करें और युवाओं को थोड़ा मार्गदर्शन आप ज़रूर दें कि किस तरीके से वो अपने आप को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। पत्रकारिता को आपने पहले ही अपने प्रश्न में चतुर्थ स्तंभ कहा था। जी। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 3 ही स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जी। पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। यह जो चतुर्थ स्तंभ है वह लोक मान्यता के हिसाब से, समाज जीवन में मान्यता है कि इन तीनों पर अंकुश डालने के लिए, इन तीनों को नियमित करने के लिए, इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए पत्रकारिता की भूमिका है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों की समीक्षा, इन तीनों पर नजर रखने का काम पत्रकारिता के माध्यम से होता है। और इसलिए लोगों ने मान लिया है कि यह चतुर्थ स्तंभ है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और जो लोक मान्यता है वो सबसे बड़ी मान्यता है, सबसे बड़ी मान्यता, उससे बड़ी मान्यता कुछ नहीं है। समाज जीवन में जो लोगों की अवधारणा है, लोगों के जो विवेक हैं, उस पर कभी अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए लोक मान्यता के हिसाब से पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है। आपका जो सवाल था वो पत्रकारिता के नए परिवेश नए परिवेश के संदर्भ में। पत्रकारिता का जो नया परिवेश है उसको 2 अर्थों में देख सकते हैं। पत्रकारिता का एक परिवेश जो है वो जो बदलाव हुए हैं वह परिवेश है, और एक परिवेश नकारात्मक पृष्ठभूमि के कारण पत्रकारिता में जो हो रहा है, उन दोनों परिवेश को हम समझेंगे। अब आज की तारीख में पत्रकारिता के समक्ष, पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया जो सबसे पहला मीडिया है, जिसको मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, लंबे समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दूरदर्शन भी आ गया, रेडियो भी आ गया और सिनेमा भी आ गया। सिनेमा के माध्यम से भी समाज जीवन का शिक्षण होता है जी। तो वह भी एक तरह से पत्रकारिता का कुछ हिस्सा वहाँ भी है।
और जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो नवीन माध्यम है, जिसको हम वेब मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया कहते हैं, और उसी में सोशल मीडिया भी आ गया। अब ये तीनों मीडिया जो है, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और वेब माध्यम, डिजिटल माध्यम, इन तीनों की बातचीत करें, देखें तो तकनीक में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले कोई एक समाचार, कहीं कोई घटना घटी तो वो उसको डाक के माध्यम से जी। भेजा जाता था। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद समाचार वो छपता था, प्रकाशित होता था। लेकिन आज घड़ी पलक में घटना घटी नहीं कि समाचार छप जाता है, वेब मीडिया में ही छपे। अखबार तो चूंकि 24 घंटे में छपते हैं, इसलिए वहाँ तो सवाल नहीं है, लेकिन वो प्रकाशित हो जाता है वेब मीडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहीं से वो फ्लैश न्यूज़ कर देता है, समाचार छप जाता है। आज कहीं घटना घटती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तुरंत आने लगता है, नीचे में पट्टी आने लगती है, वहीं कुछ घटना। मुझे स्मरण है, कई वर्ष पहले की बात है कि दिल्ली में, तब मैं दिल्ली में था और लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों तक वहाँ दिल्ली में था। तो वहाँ सुबह के समय भूकंप आया और मैंने तुरंत, भूकंप के तुरंत बाद मैंने टीवी ऑन किया और देखा तो नीचे में पट्टी आ रही थी कि भूकंप के झटके, दिल्ली आसपास में भूकंप के झटके। कहने का तात्पर्य यह कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता है। और पत्रकारिता के संबंध में जो ये पहले बड़ी ऐसी धारणा थी कि पत्रकार जो हैं वो बनाए नहीं जाते हैं, पैदा होते हैं, ये अवधारणा भी इस टेक्नोलॉजी के युग में ध्वस्त हो गई है। इसलिए पत्रकारिता प्रशिक्षण की भी बड़ी प्रासंगिकता हो गई है। मुझे लगता है कि आज के जो पत्रकार हैं उनको सभी माध्यमों में काम करने की दक्षता होनी चाहिए। उसे समाचार लिखना आना चाहिए, शुद्ध शुद्ध समाचार लिखे, समाचार की समझ होनी चाहिए। वो खबर को कवर करने के लिए जाए तो वहाँ से शूट करके भी ले आए, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल जाए, और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी छोटी छोटी वीडियो बनाकर उसको डाल सकें। ये सारी दक्षता एक पत्रकार के साथ, इसको मीडिया कन्वर्जेंस के नाम से जानते हैं। यानी आज के पत्रकार को ये पत्रकारिता ने जो चुनौती खड़ी कर दी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो प्रिंट मीडिया के सामने चुनौती खड़ी हो गई। जब हम लोग पढ़ते थे तो लगता था कि अब तो कुछ ही दिनों की बात है, प्रिंट मीडिया तो अब बस आज नहीं तो कल समाप्त हो जाना है। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ प्रिंट मीडिया समाप्त नहीं हुआ है, चल ही रहा है, खूब अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये कभी समाप्त हो जाएगा और इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंट मीडिया ने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए फोटो छापने लगे, वो समाचार के साथ साथ समाचार का विश्लेषण परोसने लगे, मनभावन फीचर डालने लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चुनौती खड़ी की और प्रिंट मीडिया ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए उस तरह से आत्मसात किया, तैयार किया। अब डिजिटल मीडिया ने चुनौती खड़ी कर दी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने। अब घटना घटती नहीं कि तुरंत सब वेबसाइट पर आ जाता है, फेसबुक है, ट्विटर है, बाकी सारे सब कुछ पर आ जाता है, छा जाता है। बल्कि ट्विटर का जो समाचार है वो महत्वपूर्ण समाचार बनने लगा है। राजनेता आज ट्वीट करते हैं, वो उस पर डिस्कशन हो जाता है, पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से वो छाने लगता है और वो शाम में उस पर डिस्कस हो जाता है, दूसरे दिन होकर समाचार छप जाता है। देश के अलग अलग कोनों में 2-4 प्रमुख लोग बैठे हैं, कुछ ट्वीट कर दिए। तो जो एजेंडा सेटिंग है वो आज पत्रकार नहीं कर पा रहा है, संपादक नहीं कर पा रहा है, आज तो एजेंडा सेटिंग राजनेता कर रहे हैं जी। तो ये पत्रकारिता के समक्ष
जो प्रशिक्षण की बात करते हैं और उसके अतिरिक्त जो पत्रकारिता का जो परिवेश है उसकी चर्चा अगर करते हैं, प्रशिक्षण की बाद में हम लोग कर लेंगे। पत्रकारिता का जो परिवेश है वो पूरी तरह से इसके कारण बदल गया है। पहले क्या होता था कि गेट कीपिंग नाम की एक व्यवस्था थी जी। प्रिंट मीडिया में कोई समाचार छपवाना चाहता है तो वो संवाददाता से लेकर और उप संपादक, चीफ सब एडिटर और न्यूज़ एडिटर तक पहुंचकर फिर वो समाचार छपता था। यानी गेट कीपिंग नाम की एक व्यवस्था थी, सब कुछ छप जाएगा ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सोशल मीडिया ने समाज जीवन में पत्रकारिता का सच पूछिए तो लोकतांत्रिकरण कर दिया है। जी, कहीं ना कहीं एक दूसरे मीडिया ने ही दूसरे मीडिया पर चुनौती खड़ी की है और आज इसमें अब किसी भी समाचार को दबाया नहीं जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे युवा हैं जो पत्रकार बनना चाहते हैं और पत्रकारिता का तात्पर्य उनका केवल रहता है टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैमरे पे आना, शब्दों को लोगों के सामने बोलना। लेकिन कई ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि आज के यूथ को समझने की ज़रूरत है। यदि आप रिपोर्टिंग पे नहीं जाएंगे, चीज़ों को अपनी नज़रों से नहीं देखेंगे तो आपके पास शब्द नहीं आएंगे, और जब आप उन शब्दों को कागज़ पर नहीं उकेरेंगे तो आपके पास बोलने की कला नहीं आएगी, और जब आपके पास बोलने की कला नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता में आपका आगमन संभव ही नहीं है। किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक अहम विषय है जो अब हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे। विकास की रफ्तार में जो छूट गए थे, गांव गरीब किसान पिछड़ गए थे, ऐसे 112 अति पिछड़े आकांक्षी जिलों का किया चयन। सबका साथ, सबका विकास, यह है उनका विजन। हमारे यहाँ तो सरकारों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था। 112 जिलों को अब हमारी सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत विकसित कर रही है। खेत वही, परिवेश वही, लेकिन अब खेत उगलता काला चावल। आपने दिया मुझे दुनिया का बाजार, मेरे जिले ने भी पकड़ ली रफ्तार। हमारे जनपद के काफी किसानों ने, सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उसकी खेती की। जो उत्पादन हुआ, ऑस्ट्रेलिया और कतर विदेशों में उसकी जो है बिक्री हुई। पानी की थी पीड़ा और पलायन का दशकों पुराना दर्द। नर्मदा नीर लाकर गुजरात के सपूत ने निभाया अपना फर्ज। घर घर पानी पहुंच रहा है और पानी पाइपलाइन लग गई है तो पानी भी पर्याप्त आ जाता है। हौसले हमारे भी कोई कम नहीं, हम किसी से कम बुलंद नहीं। मोदी जी आपने दिया साथ, हम में भर आया विश्वास। देश के 15 करोड़ अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। ये लोग मुख्यतया आदिवासी हैं, जनजातीय हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। क्या बेटर टुमारो के लिए इनके सपने कोई मायने नहीं रखते थे? क्या इन जिलों के गरीबों को अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने का अधिकार नहीं था? सपना है अब न रहे कोई कुपोषण का शिकार। बदल रहा नसीब हमारा, अब मिल रहा पुष्टाहार। इस विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं आप, और दर्शकों आपको बताएं आज हमारे बीच प्रोफेसर साहब उपस्थित हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी उपस्थित हैं। इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि ये पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, कई वर्ष इन्होंने दिए हैं और वर्तमान में आप बीपीएससी में आप चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप वहाँ के सदस्य में शामिल हैं, बोर्ड में शामिल हैं। तो सर, अभी तो पत्रकारिता के विषय में हमने चर्चाएं की हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी ये चर्चा चल रही थी कि यदि आज के बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, इस क्षेत्र में आना चाहें, तो किस तरीके से वो आएँ, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें और आने वाले दिनों में किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो एक बुलंद और अच्छे पत्रकार बन पाएँ। पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण है उस पर आने से पहले एक जो
तथ्य है वह भी उजागर होना आवश्यक लग रहा है। आपने इसके पहले प्रश्न किया था कि परिवेश कैसा है आज का। जी। उसमें पत्रकारिता के परिवेश के एक संदर्भ में चर्चा हुई थी, जो दूसरा संदर्भ है उस पर थोड़ी सी चर्चा के बाद प्रशिक्षण पर हम आएंगे। जी। आज की पत्रकारिता को देखें तो नकारात्मकता का भावबोध कहीं ना कहीं बढ़ा है। जीवन का जो कृष्ण पक्ष है वो बहुतायत में उजागर हो रहा है। हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इससे समाचार पत्र अथवा अन्य मीडिया जो है वो भरा पड़ा रहता है। ये समाज का कृष्ण पक्ष है। जो समाज का शुक्ल पक्ष है वह कम नहीं है, अपितु इस कृष्ण पक्ष से अधिक है। कहीं समारोह हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही है, समाज जीवन में बहुत रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, और समाज के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वाले लोगों की आज फौज खड़ी हो रही है। मैं जानता हूं अनेक IITian आज जंगल में जाके आदिवासी समाज के बीच, वनवासी समाज के बीच जाकर आज काम कर रहे हैं। मैंने सर्वोच्च डिग्री प्राप्त करके और भारत का जो क्रीम ब्रेन है वो समाज सेवा में लग रहा है, काम कर रहा है। इसलिए पत्रकारिता का जो आयाम होना चाहिए वो शुक्ल पक्ष की तरह भी तरह उधर उन्मुख होना चाहिए। ये जो कृष्ण पक्ष हैं वो मेरे हिसाब से 20 से 30% ही है, जबकि 70% जो है वो अच्छा काम हो रहा है समाज में, उसको भी उजागर करने की आवश्यकता है। तो समाज का जो ये शुक्ल पक्ष है, जो अच्छा काम हो रहा है, उसको अगर उजागर नहीं करेंगे तो जो पहली बात हमने कही थी कि समाज जीवन का दर्पण है वो तो झूठा हो जाएगा। समाज जीवन का दर्पण तो तभी होगा जब समाज में जो घटनाएं जिस अनुपात में घटती हैं उसी अनुपात में वो विन्यस्त हो। तो अगर समाचार पत्र आज उलट कर देखिए तो जो 30% घटना नकारात्मक भाव भूमि की है, अनुमान के हिसाब से 20 से 30%, वो 70 से 80% जगह घेरती है। और जो 70% जगह होना, जो सकारात्मकता के लिए होना चाहिए, 80% जो सकारात्मकता के लिए होना चाहिए, उसको बमुश्किल 20 से 30% स्थान मिलता है। कोई व्यक्ति 5 लाख का बैग किसी को वापस कर देता है, गार्ड, छोटी सी कहीं एक खबर छप जाती है, ईमानदारी आज भी जिंदा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज जीवन में जो सकारात्मक पक्ष है, जो सृजनात्मक पक्ष है, वह भी समान रूप से उजागर होना चाहिए। जी। एक बात। दूसरा, आज की पत्रकारिता को देखें तो पत्रकारिता में एक्टिविज्म बढ़ गया है। वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर समाचार लिखे जाने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आजकल समाचार पत्रकारों के मस्तिष्क में उपजने लगा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का पत्रकार पक्षकार ज्यादा हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे भी समझने की आवश्यकता है। आज देखिए सोशल मीडिया को, आप विश्वास ही नहीं कर सकेंगे कि वो सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही है, पक्ष विपक्ष की चीजें, बिल्कुल। पत्रकारिता तो निर्वैयक्तिक होने का नाम है। हम अक्सर कहते हैं कि तथ्यों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की यात्रा का नाम ही पत्रकारिता है। जी। यानी व्यक्ति समाज जीवन में रहता है तो तथ्य तो उजागर होंगे और उनकी कुछ न कुछ उनका वैचारिक अधिष्ठान होगा, निश्चित तौर से होगा। लेकिन पत्रकारिता कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता, इस बात की छूट नहीं देता कि आप वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर किसी से भेदभाव करें। जी।
कई पत्रकारिता में निर्वैयक्तिकता जो है वो आवश्यक है और यही समय की मांग है। जी पत्रकारिता के संदर्भ में अनेक जो वर्तमान परिवेश है उसमें अनेक बातें हैं, लेकिन ये दो प्रमुख बातें मुझे आवश्यक लग रही थी। जी अब आप पत्रकारिता के प्रशिक्षण की बात जानना चाह रही हैं। जी, ताकि जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें एक गाइडलाइन मिल जाए आपके माध्यम से। जी बिल्कुल ठीक बात। पत्रकारिता का जो प्रशिक्षण है वो उसकी अवधारणा कोई 110 साल 15 साल पुरानी है। सबसे पहली बार 1904 ईस्वी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारों को प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी संवाद का जो संप्रेषण हो रहा है वह स्किलफुल होना चाहिए। इसकी अवधारणा तब से शुरू हुई 1904 के आसपास से। उसके पश्चात दो बड़े साहित्यकार और पत्रकार, एक तो शिवपूजन सहाय जी जो बिहार के बड़े साहित्यकार हुए और दूसरे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन दोनों ही साहित्यकारों ने और पत्रकारों ने, ये दोनों थे, इन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि जो पत्रकारिता है उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पत्रकारों को प्रशिक्षित होना चाहिए कि वो संवाद को किस तरह से संप्रेषित करे। ये संवाद संप्रेषण का जो कौशल है वो अर्जित करने की चीज है। ये पहली बार ध्यान में आया 1920 के आसपास। तमिलनाडु में पहली बार पत्रकारिता का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसके पश्चात 1936 में फिर दूसरे संस्थान पत्रकारिता के एस्टैब्लिश हुए मुंबई में। फिर उसके बाद 36 के 2 वर्षों के बाद 38 में पत्रकारिता के और संस्थान, फिर 40 में और लाहौर में, फिर दिल्ली में और पंजाब में और विभिन्न स्थानों पर पत्रकारिता के प्रशिक्षण का संस्थान स्थापित हुआ। जी इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जिन दो महापुरुषों की चर्चा मैंने की है, दो महान पत्रकारों की चर्चा मैंने की है, एक शिवपूजन सहाय जी और दूसरे जो बड़े साहित्यकार मध्य प्रदेश के हैं जी जी माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनके नाम पर पत्रकारिता का एक अलग से विश्वविद्यालय ही एस्टेब्लिश हो गया। उसको 27-28 वर्ष हो गए उस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए। क्या सर, और बिहार में भी उसी तरह की शिवपूजन सहाय जी के नाम पर अगर एस्टेब्लिश्ड हो, स्थापित हो, तो ये बहुत ही सकारात्मक पहल होगा। जी सर, आपके व्यक्तित्व के साथ एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है। आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। आपकी लगभग 25 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी चर्चा आप वर्तमान साहित्य पर भी करें। वर्तमान के साहित्य और साहित्य से जो अपेक्षाएं हैं आज के लोगों की, तो इस पर मैं चाहूँगी कि एक चर्चा आप ज़रूर करें। निश्चित तौर से साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य सर्जना के लिए और पत्रकारिता के लिए जो तथ्य और तत्व प्राप्त होते हैं वो समाज से ही प्राप्त होते हैं। साहित्यकार उसी तथ्य को कल्पनात्मकता के साथ उजागर करता है और पत्रकार उसको जस के तस उसको संप्रेषित कर देता है। पत्रकारिता और साहित्य दोनों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक सरोकार का पर्याय बने, हित चिंतन करे और दोनों के लिए राष्ट्र और यह देश सर्वोपरि होना चाहिए। पत्रकारिता के माध्यम से समाज जीवन का जो परिताप है वह उद्घाटित होता है
और पत्रकारिता के माध्यम से जो संज्ञानात्मक संवेदना है वह उजागर होती है पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन साहित्य के माध्यम से संवेदनात्मक ज्ञान जो है वह उद्घाटित होता है। साहित्य समाज जीवन की आत्मा को गढ़ता है, समाज जीवन को अनुप्राणित करता है। कभी किसी को कविता को पढ़ते हैं तो मन प्राणों में लगता है कि उन चीज़ों की कल्पना कामना करने लगते हैं जिस पर कविता रची गई है। आचार्य निशांत केतु जी कहते हैं कि समाज जीवन में जो तथ्य हैं उसका गर्भस्थीकरण होता है और एक बेसंभाल घड़ी में रचना उजागर हो जाती है। जो साहित्यकार है वो सामाजिक परिताप का भोक्ता भी है और समाज जीवन का दृष्टा भी है, समाज जीवन का सृष्टा भी है। वो केवल सामाजिक परिताप को हूबहू उसी रूप में अक्षरित रेखांकित तो नहीं कर देता है। पत्रकार तो समाचार लिखता है, समाज में देखता है लाठीचार्ज हुआ, हत्याएं हुई, उसको आकर उजागर कर देता है। वो घटना प्रसंग साहित्यकार के मन प्राणों में गर्भस्थीकरण होता है, वो लंबे समय तक परिघटित होता रहता है, परिपक्व होता रहता है और एक बेसंभाल घड़ी में कविता के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में वो नाजिल हो जाता है, अवतरित हो जाता है। और इन्हीं अर्थों में रचनाकार देवत्व को भी प्राप्त करता है। उसकी रचना कालजयी हो जाती है, कालोत्तीर्ण हो जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच का वातावरण है। अब ये अगर होता है तो समाचार में छपता है और यही भावबोध, अगर इसी भावबोध को प्रेमचंद ने अपनी कहानी में अक्षरित कर दिया, ठाकुर का कुआं, तो वो आज भी कालजयी है, कालोत्तीर्ण है। समाचार तो उन दिनों समाचार छपे होंगे और वो बासी होकर दूसरे दिन समाचार पत्र में छपा, बासी हो गया। लेकिन अगर वो कविता, ये कहानी हो गई तो वो आज भी कालजयी है, कालोत्तीर्ण है। जी, तो साहित्य और पत्रकारिता में यही विशेष तौर से। जी, आपकी कई किताबें हैं, आपकी 24-25 किताबें प्रकाशित हुई और वर्तमान की बात की जाए तो आप बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर अभी आप अपनी सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके आपने अपना समय निकाला है और हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों से रूबरू हुए और इतनी सारी बातें जो हैं वो आपके माध्यम से हमारे दर्शक जान पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखी ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी से। निसंदेह आपको ये समझ में आया होगा कि जो पत्रकारिता है, जो हमारी लेखनी है, वो कहीं ना कहीं सार्थक तो होनी ही चाहिए। साथ ही हमारी लेखनी को, हमारे शब्दों को प्रेरक बनाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय प्रतिक्रिया भेजें हमें हमारे पते पर, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारे ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।